जी हाँ। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए। इसका अगला भाग हमने बताए हैं हरिहर काका। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके। मतलब कि भाई इनका मन भारी है, दुखी है, और वो बात जिसे बोलने के बाद इनका मन हल्का हो जाए, ये थोड़े से टेंशन फ्री हो जाएं। इनको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कौन सी बात और किससे कहूँ कि मेरा मन हल्का हो जाए, हम टेंशन फ्री हो जाएं। कोई ऐसी उक्ति, उक्ति मतलब उपाय, तो कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। लेखक कह रहे हैं कि जो हरिहर काका की प्लेस में अगर हरिहर काका के स्थान पर मैं होता तो मैं भी सेम ऐसे ही मूक हो जाता। मूक यानी देखिए यह है गूंगेपन का शिकार, मतलब मैं भी कुछ नहीं बोलता। जैसे कि हरिहर काका कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक मैं भी इसी स्थिति में आ जाता। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम बिल्कुल चुप ही हो जाते हैं, क्योंकि लगता है कि हम जिससे कुछ भी कहने वाले हैं, कहने जा रहे हैं, वह व्यक्ति उसका उल्टा अर्थ लेगा। और मैं जो दुखी हूँ या परेशानी में हूँ, उससे कहने के बाद भी मेरी परेशानी का कोई हल नहीं निकलने वाला है, बल्कि वह व्यक्ति उसका मजाक ही उड़ाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हम चुप रहते हैं और रहना भी चाहिए। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, मतलब ये प्रॉब्लम हरिहर काका को कैसे आ गई, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुर बाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूं। यानी देखिए, ये ठाकुर बाड़ी से कई बार इस यहाँ प्रश्न आता है। इस पाठ में आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है ठाकुर बाड़ी का विकास कैसे हुआ, ठाकुर बाड़ी क्या है। तो आप ये आगे की बातें ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो वह उन प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। मेरे चैनल पर सीबीएसई, आईसीएसई और एसएससी बोर्ड पूरा बताया गया है। आप प्लेलिस्ट में देखिए, जिस अभी चैप्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं आगे देखते हैं। देखिए, करें कि आपको बता देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। अगर आप ठाकुर बाड़ी के बारे में नहीं जान पाएंगे तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी, आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इस कहानी का अहम हिस्सा है ठाकुर बाड़ी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आरा चूंकि बिहार में है। करें कि हसन बाजार बस स्टैंड के पास, यानी हसन बाजार बस स्टैंड के पास लेखक कह रहे हैं कि हमारा गांव है, जो आरा शहर से 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। यानी इनके गांव में पूरे लोग लगभग 2,500 या 3,000, 2.5 या 3,000 होंगे। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं, मतलब उस गांव में सबसे बड़ी और जानने वाली प्रमुख जो स्थान है, प्लेस हैं, वो 3 हैं। गांव के पश्चिम किनारे पर, मतलब वेस्ट साइड में, बड़ा सा तालाब है। गांव के मध्य स्थित, यानी मध्य यानी बीच में, बरगद का पुराना वृक्ष है, यानी बानियन ट्री। और गांव के पूरब में, ईस्ट साइड में, ठाकुर जी का विशाल मंदिर, यानी बड़ा मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, इनके गांव के महत्वपूर्ण स्थान है जिसे सभी लोग जानते हैं। गांव में इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, यानी ये ठाकुर बाड़ी कब बना,
इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है, कह रहे कि भाई इसके संबंध में, ठाकुर बाड़ी के संबंध में गांव में जो लोग भी बात करते हैं वह यह कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न का उत्तर है, बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत यानी कहीं से एक साधु बाबा आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे। उन्होंने एक झोपड़ी बनाया और वहां रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे, मतलब लोगों में पूजा पाठ करने की भावना जगाते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई यानी पॉपुलेशन बढ़ता गया, मंदिर के कलेवर यानी मंदिर का भी जो पोजीशन है, मंदिर की जो एरिया है, उसमें भी विस्तार होता गया, यानी मंदिर भी धीरे धीरे बढ़ता गया, बड़ा होता गया, छोटे मंदिर के जगह पे बड़ा मंदिर बनता गया। क्यों और कैसे होता गया आगे आप पढ़ रहा हूं ना, ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते, ठीक है, मनौती मनाते कि पुत्र हो, यानी अगर उनके घर में बेटा होगा तो वे ठाकुर जी को बहुत से धन दौलत प्रसाद चढ़ाएंगे। मुकदमे में विजय हो, मुकदमा अगर वो कोई केस लड़ रहे हैं, कोई भी कोर्ट में उनकी केस चल रही है, अगर वो केस जीत जाते हैं, मुकदमा जीत जाते हैं, तो मन्नत मानते थे कि हम ठाकुर जी को चढ़ाएंगे। फिर लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती यानी लोग सक्सेस हो जाते, जो बातें ठाकुर जी से मानते थे, वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए यानी पैसे, जेवर मतलब गहना, ज्वेलरी, सोना चांदी, अनाज यानी अन्न, धान गेहूं, ठीक है, चावल चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते, मतलब अपनी जो जमीन है उसमें जमीन का कुछ हिस्सा यानी लैंड ही जो है ठाकुर बाड़ी के नाम रजिस्ट्री कर देते थे। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मतलब उनके खेत में धान गेहूं अच्छा होता है तो किसकी कृपा से? ठाकुर जी की कृपा से। इसलिए लोग जो है अपने अनाज का बहुत सा हिस्सा जो है ठाकुर जी को दान कर देते हैं। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ, यानी ठाकुर बाड़ी बहुत तेजी से डेवलप हो गई। मंदिर जो है बहुत जल्दी जल्दी बड़ा बना दिया गया, उसका विकास हुआ। अब तो यह गांव ठाकुर बाड़ी से ही पहचाना जाता है। कह रहे भाई अब ये गांव जो है ठाकुर बाड़ी के नाम से ही पहचाना जाता है। इस एरिया में कई किलोमीटर दूर दूर दूसरे गांव में भी ठाकुर बाड़ी से बड़ा और कोई मंदिर नहीं है। यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं है। मतलब इसके जैसा बड़ा, इसके बराबरी का कोई और ठाकुर बाड़ी यानी कोई और भी मंदिर नहीं है, दूर दूर के गांव में भी नहीं है। ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है, 20 बीघा खेत ठाकुर बाड़ी के नाम पे यानी लैंड। धार्मिक लोगों की एक समिति है, यानी जो लोग धर्म में विश्वास रखते हैं उन लोगों की एक समिति है, सोसाइटी है, जो ठाकुर बाड़ी की देख रेख और संचालन के लिए, मतलब ठाकुर बाड़ी की देख रेख मेंटेनेंस के लिए और आगे क्या प्रोग्राम होगा कैसे होगा उसके लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। यानी वह समिति जो है एक महंत का सिलेक्शन करती है और एक पुजारी की, जो मंदिर की पूजा पाठ करेंगे, मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। तो यह जो समिति थी वह समिति जो है इन लोगों को
यानी महंत जी को और पुजारी को सेलेक्ट करते थे, चुनते थे। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। ठाकुर बारी का काम लोगों के अंदर, ध्यान दीजिए प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि ठाकुर बारी का काम क्या था या क्या काम था। तो ठाकुर बारी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति यानी भगवान के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना। मतलब जिन लोगों का विश्वास धर्म से उठ रहा है, धर्म से जो लोग विमुख हो रहे हैं, ऐसे लोगों को मोटिवेट करना कि भाई भगवान की पूजा अर्चना करो, भक्ति करो। ठाकुर बारी में भजन कीर्तन यानी भगवान की भक्ति होती रहती थी। लोग भक्ति के गीत सॉन्ग्स जो है गाते और आवाज़ बराबर गूंजती रहती है, यानी ठाकुर बारी में हर समय भक्ति भजन होता रहता है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता, बाढ़ यानी उस गांव में अगर फ्लड आ गया, नदियों का पानी गांव में भर गया, सूखा पड़ा, बारिश ही नहीं हुई, जिसमें लोगों के खेत की सारी फसल सूख जाती, तो उस ऐसे सिचुएशन में ठाकुर बारी के अहाते में तंबू लग जाता है। तो उस समय क्या होता है, ठाकुर बारी का जो अहाता है यानी ठाकुर बारी की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो है तंबू लग जाता है, यानी तंबू लगा दिया जाता है। कहे के मतलब बा कि तंबू लगा देवल जाला जेमें लोग आके बैठेला, खाला पिएला। कहें कि लोगन के घर में पानी भर गईल रहेला या सूख गईल, तो घर सूखा पड़ गईल, घर में खाए पिए के अनाज नहीं खे, तो वो स्थिति में यानी ऐसी स्थिति में ठाकुर बारी में लोग जो है आकर के आश्रय लेते थे और वहाँ उनकी देखरेख होती थी। लोग और ठाकुर बारी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं, यानी भगवान की कीर्तन करने लगते हैं, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बारी से ही होती है। यानी अगर होली मनाना है, दिवाली मनाना है, तो लोग सबसे पहले होली दिवाली मनाने की शुरुआत कहाँ से करते हैं, ठाकुर बारी से करते हैं। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुर बारी में ही जलाया जाता है। सबसे पहले ठाकुर बारी में यानी उस मंदिर में जाकर के लोग दिया जलाते हैं, फिर अपने घर। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। यानी घर में कोई भी शुभ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले ठाकुर जी के यहाँ। ठाकुर बारी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन, यानी कोई व्रत हो रहा है, कथा यानी कोई भी दिन है ऐसा जब लोग घर में कथा सुनते हैं, तो वह काम कौन करते थे, ठाकुर बारी के पंडित या ब्राह्मण जो वहाँ पे पुजारी हैं, वो लोग घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। घर में जा कर के कथा सुनाते हैं लोगों को। लोगों के खलिहान में जब फसल की, खलिहान मतलब जहाँ पे हम हार्वेस्टिंग करते हैं, उस जगह की दवनी होती, गांव में कहा जाला दंवरी, लेकिन शहर में लोग नहीं जानते हैं उसको दवनी, यानी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हार्वेस्टिंग होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, यानी जब अनाज का एक गल्ला हो जाता है तब ठाकुर जी के नाम अंगऊ निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर में ले जाते हैं। अब गांव के लोगों को सबको लगभग पता होगा अंगऊ निकाला जाता है। गांव में अंगऊ निकाल देवल जाला, सबसे पहले ही अनाज 5 अजूरी या 11 अजूरी लोग निकाल के रख देला, और बाद अनाज घर में लेके जाइल जाला। तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं और वहाँ अनाज का एक ढेर लगता है, सेपरेट हो जाता है, तो अपने घर में अनाज ले जाने से पहले हम ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा अनाज रख देते हैं, फिर घर में लेके जाते हैं। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। CBSE, ICSE और स्टेट सिलेबस पूरा मैंने बताया है। हिंदी कैसे पढ़ेंगे, सीखेंगे, बहुत सारी बातें इस चैनल पर हैं। आप जुड़े हैं, देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदा इस चैनल से बने रहें। इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ तक आपने पढ़ लिए आज, इसके आगे की बात अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय हिंदी।